चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक अपना चल रहा था दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड कंपनी लॉ। अब इसमें हमने देखा कि 4 पार्ट्स में पूरा टॉपिक डिवाइड किया हुआ है और हम एक एक करके पार्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा कंपनीज के बारे में, सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे अलग अलग टाइप की कंपनीज कौन सी होती है। अब जो नेक्स्ट है, मैं फोर्थ पार्ट पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 4.4 वाला, दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा जनरलाइज टॉपिक है, टेक्निकल नहीं है, बेसिक बातें होंगी तो आपको रिलेट भी होता जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। टॉपिक का नाम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वर्ड पढ़ के भी थोड़ा बहुत आइडिया आएगा क्या बात होगी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज की तरफ जो अपनी जिम्मेदारी होती है उसकी बात हो रही है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी लॉ में इस चीज के लिए एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 135 अपना कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन बनाया हुआ है, दैट इज 135। ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स CSR और पूरे एक्ट में एक ही सेक्शन है CSR के बारे में, सिर्फ ये सेक्शन में बात होती है। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि कंपनी लॉ में ना जो सेक्शंस हैं उसके साथ साथ कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं। शेड्यूल्स आर लिस्ट, मैं बोला था टोटल 7 शेड्यूल्स हैं, 1 से लेके 7 तक। मैंने आपको बताया था टाइम आएगा तब एग्जांपल दूंगा, तो वो एग्जांपल एक यहाँ पे रिलेट हो जाएगा। सेक्शन 135 के साथ एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। दिस इज अ लिस्ट। अब मैं मीनिंग बताऊंगा CSR क्या है तो आपको समझ आएगा कि शेड्यूल का क्या रोल है। तो पहले बेसिक मीनिंग पे चलते हैं। देखो आइडिया ये था कि पर्टिकुलरली अगर एक कंपनी है, जैसे कोई भी बड़ा नाम ले लो आप, टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, इन्फोसिस, विप्रो, अदानी, ये सब बड़ी कंपनीज है। तो ये लोग इतने बड़े बने कैसे? ऐसा नहीं है कि पब्लिक का भी रोल है, मतलब टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स हम सब ने खरीदे, यूज किए, इतना पैसा दिया कंपनी को, तभी तो आज कंपनी इतना बड़ा ब्रांड बनी। अच्छा, नो डाउट कंपनी ने क्वालिटी दी होगी तभी लोगों ने पैसे दिए, अपने को डोनेशन तो दे ही, उनको फालतू प्रोडक्ट है तो भी खरीद रहे। तो उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, अच्छी सर्विसेज दी, हमने उनके प्रोडक्ट्स एज ए लॉयल कस्टमर रेगुलर बेसिस पे यूज किए, तो आज कंपनी के पास इतना फंड है कि वो लोग इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं। तो अब ये पॉइंट है कि इस पॉइंट पे सरकार ये बोल रही है कि यार आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के लिए कुछ करो। इतना बड़ा ब्रांड बन के बैठे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तो उस कमाई का एक हिस्सा आपको समाज सेवा में खर्च करना चाहिए। वो आइडिया है। इसको बोला जा रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो समाज सेवा करे। अब इसमें ना 2 ऑप्शंस थे, या तो मोदी जी ऐसे टीवी पे आके, रेडियो पे मन की बात करते रहते हैं, उसमें बार बार रिलायंस और टाटा वालों को बोल रहे हैं, अदानी को बोल रहे हैं कि यार देखो समाज सेवा करनी चाहिए, अच्छा होता है, देश का फायदा है, गरीब लोगों की मदद होगी, तो कुछ सोचो इसके बारे में, एज एन ऑप्शन, एज ए रिक्वेस्ट। तो बार बार सब इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे हाँ सर सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, पर टाइम किसके पास है? इतने बिजी लोग हैं। मुकेश अंबानी के पास टाइम है कि वो समाज सेवा करने से, दान पुण्य करने बैठेंगे? बोले मैं बिजनेस करूँ, प्रॉफिट कमा के दो अपने इन्वेस्टर्स को कि डोनेशन करने जाऊँ, मेरे पास टाइम कहाँ है? पैसा चाहिए तो ले लो, लेकिन टाइम कहाँ से लाऊंगा? तो ऑब्वियसली अगर ऑप्शनल होगा तो सबके मन में होता है कि यार कुछ अच्छा करना है, लेकिन टाइम कहाँ निकलता है? अपने साथ भी यही होता है, अपने सोचते नहीं यार, जैसे कभी होता है ना कितनी जगह लोग खाना वाना खिला रहे हैं, कुछ फ्री में चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख के अच्छा लगता है कि हमें भी करना चाहिए, तब सोच के लगता है भी करेंगे, पर फिर टाइम नहीं मिलता, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो एफर्ट करना जो है ना वो हो नहीं पाता है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे तो कोई नहीं करेगा, अगर ऑप्शन दे दिया तो सबके मन में है लेकिन चीजें मन में रह जाएंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इसको ना कंपल्शन में लगा देते हैं, एक्ट बना देते हैं, कानून बनाएंगे ना तो हर किसी को मानना पड़ेगा। उसी के लिए इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 135। इस सेक्शन में सिलेक्टेड कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, उसकी एक रेंज फिक्स कर दी कि इससे ऊपर की कंपनी जो है ना उनके लिए कंपलसरी है, हर साल आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए खर्च करना पड़ेगा। और बहुत नॉमिनल हिस्सा बोला है, पिछले 3 साल का ना एवरेज करो, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उस एवरेज प्रॉफिट का 2%, प्रॉफिट का 2%, बहुत छोटा अमाउंट हो गया ऐसे देखा जाए तो। आपकी बचत में से 2% निकाल के देना बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो कोई भी कंपनी कर ही सकती है। तो बोले ये आपके ऊपर एक कंपल्शन लगा दिया कि अगर आप एलिजिबल कंपनी में आते हो, उस कैटेगरी में आते हो कि आपने उतने नंबर्स अचीव कर लिए हैं, तो आपका पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज कर लो, एनुअल प्रॉफिट कितना आता है उसका 2% निकाल लो, इतना पैसा आपको समाज सेवा के लिए खर्च करना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है, बात समझ आ गई, कहाँ खर्च करना पड़ेगा वो जानना हो तो, कि भाई समाज सेवा कैसे करें? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा सकता है, लोगों का इलाज करवाया जा सकता है, राशन बांटा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है? तो बोला हाँ एक काम करो, हमने ना एक्ट में एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट का नाम है शेड्यूल नंबर 7।
इसमें जाओ, इसमें आपको 10 चीजें मिल जाएंगी, ऑप्शन दे दिए, इस लिस्ट में जो कुछ लिखा है उनमें से जो काम आप करोगे ना वो CSR एक्टिविटी मान लिया जाएगा और उसका आपको यहाँ पे जो है रिकग्निशन मिल जाएगा, वैसा है। तो ये बेसिक बात है कि भाई CSR में हम क्या पढ़ रहे हैं और एक्चुअली में हो क्या रहा है, आया समझ में। अब बड़ी कंपनीज के ऊपर ये कंपलसरी है। पहले हमें ये समझना है कि कौन कौन सी कंपनीज है जो एलिजिबल है, जिनको CSR कंपलसरी करना पड़ता है, वो नंबर्स क्या है वो समझ लेते हैं तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। आप देख लो, ये कंटेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा पेज नंबर 118 पे, बीच में ना सेक्शन 135। सिंपल भाषा है, लैंग्वेज बिल्कुल टफ नहीं। 3 क्राइटेरिया दे दिए, तीनों में से कोई भी एक लिमिट अगर आपकी क्रॉस होती है तो उस बेसिस पे आपको CSR करना पड़ेगा कंपलसरीली। अब वो 3 क्राइटेरिया है क्या, वो देख लेते हैं। एक इन्होंने बोला है कंपनी की नेटवर्थ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंपनी का टर्नओवर और तीसरा क्राइटेरिया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। वैसा ये 3 चीजें हैं। नेटवर्थ मतलब कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो वैल्यूएशन आती है उसकी बात हो रही है। अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, 500 करोड़ और मोर बोला हुआ, मतलब एग्जैक्ट 500 करोड़ होगा तो भी एलिजिबल हो गए, 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी एलिजिबल हो गए, या फिर और लगाया बीच में, अगर ये नहीं फुलफिल हो रहा है तो टर्नओवर देख लो, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। टर्नओवर का क्या मतलब होता है, पूरे साल में आपने कितने रुपए का सामान बेचा या कितने रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की, सेल्स कितना हुआ आपका वो। अगर ये क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो रहा है तो तीसरा क्राइटेरिया भी है नेट प्रॉफिट, 5 CR और मोर, समझ आए। तो ये तीनों में से कोई भी एक लिमिट अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्रॉस हो जाती है तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको CSR करना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो ये नंबर्स पे डिपेंड करता है। देखो कितनी बड़ी कंपनीज है, 500 करोड़, 1000 करोड़, छोटी कंपनी की बात नहीं है। छोटी कंपनी वालों को परेशान कर भी नहीं रहे, बोले आप बिजनेस पे ध्यान दो, आप समाज सेवा करने जाओगे, बिजनेस कैसे चलेगा। बट जो कंपनीज ने इतने बड़े नंबर अचीव कर लिए वो टाइम दे सकते हैं, भाई थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अच्छे काम के लिए। अब लॉ है, कंपल्शन है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी भरने से तो अच्छा है कि समाज सेवा कर लो, बात समझ आई। अच्छा, ऐसी चीजें ना अगर कंपनीज नहीं फॉलो करती है और पेनल्टी लग जाती है तो नाम बहुत खराब होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि यार बहुत इनसेंसिटिव मैनेजमेंट है, इनको लोगों की पड़ी नहीं है, इतना पैसा कमाते हैं, 2% खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, टाइम नहीं है इनके पास, सीरियस नहीं है लोग, सिर्फ पैसे मनी माइंडेड है। तो ऐसी कंपनीज की ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, फिर इन्वेस्टर इनमें पैसा नहीं लगाते, बैंक्स इनको लोन नहीं देती, बोले यार तुम लोग बहुत मनी माइंडेड हो, आज हर चीज में पैसा पैसा करते हो, इतना भी टाइम नहीं तुम्हारे पास, इन्वेस्टर्स का क्या ध्यान रखोगे, वैसी बात हो जाती है। तो ये थोड़ा मजबूरी आ जाती है कि करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो मार्केट में नाम खराब होता है, ये वैसा है। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ऐसे बोलते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर ये नंबर क्रॉस हुए तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से आपको ये CSR एक्टिविटी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रॉफिट का 2% पैसा खर्च करना है, सिंपल क्राइटेरिया, समझ आए। अब ये एक बार आप ना इस स्कीम में एंटर हो गए ना, तो एंटर होना तो बड़ा सिंपल है, एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। एग्जिट इतना इजी नहीं है, वो कैसे वर्क करता है ना, वो कैलकुलेशन समझो, ये सब तो लिखा हुआ है ही बुक में। एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, इसमें आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर चला गया। अब इसका मतलब अगले साल से आपको CSR करना ही पड़ेगा। बोले सर कब तक करना पड़ेगा, लाइफ टाइम करना पड़ेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, जिस साल में लिमिट क्रॉस हुई ना उसके अगले 3 साल आपके पक्के हो गए। फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 26-27, ये तो पक्के हो गए कि आपको इन तीनों साल में CSR एक्टिविटी करनी ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो एक बार अगर लिमिट अप्लाई हो गई ना तो 3 साल के लिए तो फंस गए, ये ध्यान रखना है, 3 साल इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, इन तीनों साल में आप CSR एक्टिविटी तो कर ही रहे हो, 2% डोनेशन तो दे रहे हो, तो इन 3 साल में भी तो प्रॉफिट कमा रहे होगे। अब ऐसा हुआ कि जो अपना FY 24-25 है ना, उसमें आपकी जो 3 कंडीशन थी, नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट, ये तीनों लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हुई। ये 500 करोड़ से कम है, ये 1000 करोड़ से कम है, प्रॉफिट 5 करोड़ से कम है, तीनों लिमिट से आप बच गए, तो भी आपको CSR तो करना ही था क्योंकि 3 साल तक तो करना है बिना देखे। FY 25-26 में भी सेम हुआ, तीनों लिमिट से आप बच गए कि चलो इसमें से कोई नंबर क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन FY 26-27 में गलती से आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, 5 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट हो गया। बोले यार क्यों कमा लिया इतना प्रॉफिट, फालतू का वापस खर्चा करना पड़ेगा, समझ आई बात। अब जैसे ही आपने इस साल में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ क्रॉस कर लिया, आंख बंद करके अगले 3 साल तो CSR करना ही, फंस गए यहाँ से। तो ये 27-28 आपका
अगला साल 28 29 और उसके बाद 29 30। ये 3 साल में CSR आपका हो गया पक्का इसकी वजह से, समझ आए। तो एक बार जब CSR में घुसते हैं ना तो 3 साल तो पक्के, उससे एग्जिट करना हो तो अगले 3 साल तक आपको ये सारी लिमिट से बचते बचाते आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मान लो इस साल में ये नंबर क्रॉस होते ही ये 3 साल में तो CSR एक्टिविटी पक्की होगी। अब अगर CSR एक्टिविटी बंद करनी है तो क्या करें, तो ये 3 साल में कहीं पे भी आपको इनमें से कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। अगर ये तीनों लिमिट से आप 3 साल तक बचते रहे तो आप FY 30-31 से CSR एक्टिविटी बंद कर सकते हो। तो एंट्री तो एकदम से हो जाती है, एग्जिट 3 साल तक नहीं होता। और वो 3 साल में भी सपोज यहाँ पे नंबर क्रॉस हो गया होता, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर, तो 1 2 3 फंस गए, तो ये 3 साल देखे जाते हैं। फिर मान लो यहाँ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो 1 2 3 वापस फंस गए। तो जानबूझ के ऐसा सिस्टम रखा है कि जो CSR एक्टिविटी में घुसेगा वो 3 साल तक उसमें रहेगा, मिनिमम 3 ईयर्स। और उन 3 सालों में कोई लिमिट क्रॉस हो गई तो आगे 3 साल के लिए फंस जाएगा। तो एक तरीके का ट्रैप है, अब उसमें घूमते रहोगे अंदर। अब ट्रैप तो क्या, देखो समाज सेवा करा रहे, अच्छा ही काम हो रहा है, तो आपके हाथों से कुछ दान पुण्य मिल रहा है तो आपको कुछ फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं है। बट ये रूल रखा है, तो ईयर टू ईयर नहीं रखा है कि एवरी ईयर देखेंगे। एक बार एंट्री हुई 3 साल के लिए तो आपको रहना ही है, तीनों साल तक ये लिमिट से बचे तो चौथे साल से CSR बंद कर सकते हो। बट एक बार जो कंपनी इस लेवल पे आ गई है वो कोई ना कोई लिमिट में तो फंसी जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि नेटवर्थ भी कम हो गई, टर्नओवर भी कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया, तीनों में से कुछ तो क्रॉस हो जाएगा। सेल्स क्रॉस हो गई 1000 करोड़ से ऊपर, बस CSR में फंस गए। तो एंट्री एग्जिट कैसे हो रहा है समझ आए, ये चीज यहाँ मेंशन की है ना। जो सेक्शन 135 मैंने आपको बताया उसमें तीनों लिमिट्स लिखी है, और उसके नीचे जो सीजेशन वाला पॉइंट है उसकी लैंग्वेज आप पढ़ के देखो, मैं रिलेट भी करा देता हूँ। सीजेशन वाला जो पॉइंट है ना वो एग्जिट की बात कर रहा है। The CSR rules specify that a company which does not satisfy the specified criteria for a consecutive period of 3 financial years is not required to comply with CSR obligations, implying that a company not satisfying any of the specified criteria in subsequent financial year would still need to undertake CSR activity unless it ceases to satisfy the specified criteria for a continuous period of 3 years. ठीक है, सिंपल कर देता हूँ उसको, वापस पढ़ते हैं। CSR rules specify that a company which does not satisfy the specified criteria for a consecutive period of 3 financial years is not required to comply with CSR obligations. ऐसी कंपनी जो 3 साल तक, consecutive का मतलब back to back 3 years without a gap, back to back 3 साल तक अगर specified criteria से बचती आई है तो फिर वो CSR एक्टिविटी बंद कर सकती है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि भाई 1 2 3 ये तीनों साल में कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की तो सब्सिक्वेंटली 27-28 से आप CSR बंद कर सकते हो। बट अगर इन तीनों साल में कहीं भी लिमिट क्रॉस हो गई तो वापस वो 3 इयर्स वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, वो वैसे आपको फंसा लेंगे उसमें। वैसे implying that a company not satisfying any of the specified criteria, ये है specified criteria, in a subsequent financial year would still need to undertake CSR activity unless it ceases to satisfy the criteria for a continuous period of 3 years। तो मैंने आपको बोला कि भाई ये इस साल में आपने लिमिट क्रॉस कर ली थी ना, तो इन तीनों साल में तो आपको CSR करना ही करना है, वहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये तीनों साल में आपने एक भी लिमिट क्रॉस नहीं की तो 4th ईयर से आप CSR एक्टिविटी बंद कर सकते हो। तो एक बार घुस गए इसमें तो 3 साल तक तो आपको रहना ही पड़ेगा, वो बात तो क्लियर है। ठीक है, तो सीजेशन में वो चीज उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। बाकी ऊपर सेक्शन 135 में बोला था कि जो होल्डिंग सब्सिडरी वाला चक्कर होता है अपना, तो वो कंपनी टू कंपनी CSR होता है। मतलब होल्डिंग वाले CSR कर रहे हैं तो सब्सिडरी वाले को भी करना पड़ेगा, नेसेसरी नहीं है क्योंकि दोनों कंपनी अलग अलग है। तो जिसका नंबर क्रॉस हुआ उस इंडिविजुअल कंपनी पे CSR लगता है, पूरे ग्रुप पे नहीं लगता है, क्योंकि एक कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज होती है वैसा। तो ये स्टोरी है इसकी। अभी रियल एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे कि कौन सी कंपनी CSR कर रही है और कैसे हो रहा है, उस पर भी आते हैं। पहले थोड़ा ये बेसिक थियरी अपन समझ रहे हैं। बोलो, ये सब पता चला, क्लियर हुआ कि CSR है क्या। अब इसके पहले के पेज पे जो पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है ना, वो जनरल स्टोरी है, उसमें सेक्शन का कोई बात नहीं है। ये जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ ना, उसी को उन्होंने लिखा है कि आइडिया कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं, वो सब चीजें हैं। और ये भी अपना JJ ईरानी कमेटी का ही सजेशन था कि CSR कर दो कंपलसरी। पहले कंपलसरी नहीं था पुराने एक्ट में, ये अपना 2013 का जो एक्ट आया ना उसमें 135 डाल के इन्होंने मैंडेटरी कर दिया वैसे। ठीक है, तो ये सब रूल्स हैं। तो वो फर्स्ट पेज आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ लर्न नहीं करना है वर्ड टू वर्ड, खाली आपके नॉलेज के लिए है। तो हर चीज को वर्ड टू वर्ड याद करने का कोई सेंस नहीं है, जब तक मीनिंग समझ आ रहा है तब तो कॉमन सेंस पे काम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
एक सीएसआर कमिटी करके आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे 119 पे। सीएसआर कमिटी बहुत सिंपल आंसर है, मैं थोड़ा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एग्जैक्टली है क्या। देखो कंपनीज में ना हमने कुछ बेसिक चीजें समझी हुई है, थोड़ा कोरिलेट करते हैं। जितना आप पीछे पढ़ते आओगे ना आपको कहीं ना कहीं वो चीज बार बार मिलती रहेगी, काम आती रहेगी। कंपनी में हमने देखा था कि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कौन है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया। लेकिन मैनेजमेंट यही लोग करते हैं क्या? मैनेजमेंट कौन करता है? सेपरेट मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट को अपॉइंट ये लोग करते हैं। अब जो कंपनी चला रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट में जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। मतलब आप सबने पैसा लगाया, आप सबने मुझे अपॉइंट कर दिया, मेरे जैसे और 2-3 लोगों को अपॉइंट कर दिया और हमें जिम्मेदारी दे दी कि भाई कंपनी आप चलाओ, पैसा हम दे रहे हैं और प्रॉफिट कमा के दो, एक हिस्सा आपका एक हिस्सा हमारा। ये इस तरीके से चलता है। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड बोला जाता है, बोर्ड मतलब कलेक्टिव नेम हो गया, डायरेक्टर मतलब इंडिविजुअल नेम हो गया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मल्टीपल क्वांटिटी में हो सकते हैं। 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। ये सब रूल्स हैं। अब अगर एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं तो कंपनी के हर छोटे मोटे मैटर पे सब लोग डिस्कशन करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। देखो ये चीज समझने वाली है, सीखने वाली है। छोटे मैटर्स में अगर ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे ना तो काम बिगड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मैटर जितना ज्यादा सीरियस हो, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है ना उतने लोगों को इन्वॉल्व करो। अगर 2 लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, आप 20 लोगों की भीड़ इकट्ठी करोगे ना, काम खराब होगा। आप सोसाइटी में देख लो, अपनी जहाँ पे भी आप रहते हो, आपकी सोसाइटी की भी एक कमेटी होगी और सपोज आपकी सोसाइटी में ना 50 फ्लैट्स है, 50 रो हाउस है, तो सब 50 लोग हैं, मतलब इन शॉर्ट मेंबर्स हैं। अब ये सब लोग अगर मिलके सोसाइटी चलाने जाएंगे तो क्या होगा? रोज का झगड़ा होगा, काम कुछ नहीं होगा। कभी सोसाइटी की मीटिंग देखी आप लोगों ने? कुछ ऐसा लगता है कंस्ट्रक्टिव काम होता है वहाँ पर? टाइम पास ही होता है। सोसाइटी की मीटिंग में जितने ज्यादा लोग बैठते हैं ना, सब इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। मैं मेरी सोसाइटी की मीटिंग में गलती से भी नहीं जाता हूँ। 2 घंटे बिठाएंगे, कंक्लूजन में आधी चीजें सॉल्व ही नहीं होती। मतलब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर की फालतू बातें। और वो गैंग बनी हुई होती है, ये ऐसा बोलेगा तो तू वैसा बोलना, ये हाँ बोलेगा तो ना बोलना। मतलब तुम लोग को ऐसे पॉलिटिक्स खेलने है तो पार्लियामेंट जाओ, बिल्डिंग चलाने में इतना झमेला कर रहे हो, क्या करना है? मतलब जो हो ग्रुप में लिख देना, ये फाइनल हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इतने सारे लोग जब इकट्ठे होंगे ना छोटे मोटे डिसीजन पे तो बहुत झगड़ा होगा। एक कुछ और बोलेगा, आधे लोगों क्या होता है ना, इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। सब लोग हाँ बोल रहे हैं, सही डिसीजन है, मैं ना बोलकर टांग अड़ाऊंगा, मेरी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, मेरा बोला हुआ तो माना जाना। अरे यार तू वो बोलना जो सही है सोसाइटी के लिए, सिर्फ मेरा बोला हुआ माना जाना चाहिए, तो उस चक्कर में टांग अड़ा रहा है, काम बिगाड़ रहा है। लोग ऐसा करते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि बोले 50 लोग मिलकर सोसाइटी मैनेज नहीं करेंगे, अपन ना 5 लोगों की कमेटी बना देते हैं। इसमें एक वो सेक्रेटरी होगा, और जो सेक्रेटरी बनता है ना उसको लगता है प्रधानमंत्री बन गया वो, उसका स्वैग ही चेंज हो जाता है, चलने फिरने का स्टाइल बदल जाता है। सोसाइटी में चलता है ऐसा लगता है महाराजा आ रहे हैं, मतलब पीछे भाई 4 बंदे भी लेके आ जाते हैं, कुछ हाथी घोड़े भी ले, उसको लगता है पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ वैसा है। तो एक सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर बना दिया, एक कोई वाइस चेयरपर्सन बना दिया, कोई ऐसे 2-4 नाम देके ना हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी। अब जो भी डे टू डे सोसाइटी के डिसीजन लेने हैं वो ये लोग लेंगे, बाकी 45 को अपडेट कर देंगे, ये हो रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सही है, तभी ये चलता है। इवन ये 5 को भी ना एक साथ बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, इनमें भी ईगो क्लैश हो जाता है। यार हर बार वही बोलता है, वही क्यों होगा, मैं बोलता हूँ वो क्यों नहीं होता। अरे वो सही बोलता है हर बार, तू हर बार फालतू में टांग अड़ाता है, तेरी नहीं सुन रहे, वो जो बोल रहा है उसकी सुन ले। ये सब इश्यूज चलते हैं। सेम चीज ना कंपनी के डायरेक्टर्स में अगर देखे तो इनमें इश्यूज नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि छोटे मोटे मैटर में 15-15 लोग क्यों मिलके बातें कर रहे हैं। तो इसमें से ना छोटी छोटी टीम्स बना देते हैं, 3-3 लोगों की टीम, 2-2 लोगों की टीम, 5-5 लोगों की, ऐसी टीम्स बन जाती है और उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे देते हैं। जैसे सीएसआर वाला मैटर चल रहा है, अब बोले यार सीएसआर की बात हो रही है, हर साल सीएसआर करना होता है, प्रॉफिट का 2% पैसा खर्च करना है। अब बहुत सारी एक्टिविटीज में खर्चा होता है, तो इस काम को कौन देखेगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, फंड कौन मैनेज करेगा। बोले इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है, बोले काम करते हैं इसमें से ना 3 लोगों की टीम बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं सीएसआर कमिटी। तो हम 15 डायरेक्टर हैं, लेकिन हम में से 3 लोगों को स्पेसिफिक टास्क दे दिया कि देखो सीएसआर वाला मैटर आप लोग देख लेना, और जो डिसीजन ले रहे हो हमें अपडेट कर देना। हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपडेट देते रहना, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बाकी डिसीजन आपका। और जो डिसीजन आप लोगे हम सब मानेंगे, बिकॉज हम सब एक कैपेबिलिटी के लोग हैं। आप भी डायरेक्टर हो, मैं भी डायरेक्टर हूँ, आपको भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी है। तो आप जो डिसीजन लोगे ना, मैं आपके ऊपर भरोसा करके आपको दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ऐसे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, उसको नाम दिया सीएसआर कमेटी। तो कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है समझ आए, ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ऐसी और भी कमिटीज होती है, एक ऑडिट कमेटी बनती है, एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनती है, एक स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनती है।
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऐसी 50 टाइप की कमेटी बनती है, छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको टास्क दे देते हैं कि ये मैटर आप देख लेना वैसा। तो ये बेसिक आइडिया। अब देखो 119 पे जो आंसर दिया उसमें यही बताया हुआ है कि CSR कमेटी में ना कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 3। तो 3 लोगों का ग्रुप मिनिमम, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। अब 3 डायरेक्टर्स में कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर होंगे, तो एक बोला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। अभी अपने टॉपिक पढ़ना बाकी है, वो जो बीच में पार्ट अपन ने स्किप किया ना उसमें है इंडिपेंडेंट मतलब आउटसाइडर। अभी इतना समझ लो, आउटसाइडर डायरेक्टर जो कंपनी का इनसाइडर नहीं है, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। फिर बोला अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना नेसेसरी ना हो तो बोला 2 डायरेक्टर वाली कमेटी भी चलेगी, मतलब CSR कमेटी 2 डायरेक्टर वाली भी हो सकती है, इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं। फिर बोल दिया अगर ऐसा कुछ है कि फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है और उस पर CSR का रूल अप्लाई हो जाए, तो बोला वो भी 2 डायरेक्टर वाली कमेटी बना सकते हैं। तो 3 डायरेक्टर्स कंपलसरी नहीं वैसा। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, ये सारी स्टोरी अपन उस पार्ट में पढ़ेंगे, तब मैं ये रिलेट करा दूंगा, अभी उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव समझ आए कि CSR कमेटी क्यों बनाई जा रही है। अब ये कमेटी पूरा CSR का मैनेजमेंट करती है पूरे साल, और बोर्ड को ना लास्ट में एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है कि हमने ये सारा काम किया है, ये इसका हिसाब है। अब बाकी जिन डायरेक्टर्स को जानना है रिपोर्ट पढ़ लो, और कोई ऑब्जेक्शन है तो क्वेश्चंस पूछ लो, क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, आर्गुमेंट कर लो, खत्म करो वैसा है। अच्छा, पूरे साल के एंड में ना डायरेक्टर्स का जो अपना ग्रुप है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो है 134 सब सेक्शन 3, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मैं सेक्शन नंबर बार बार आपको बोलता रहूंगा तो याद हो जाते हैं, कुछ नहीं है। तो डायरेक्टर्स पूरे साल में जो भी बिजनेस डिसीजंस लेते हैं उन सबकी एक रिपोर्ट बना के वो राइटिंग में पूरा प्रेजेंट करते हैं, और सबमिट किसको करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मालिक को, कि भाई हमने पूरे साल में ये सब किया। ये बहुत ही डिटेल्ड और बोलते हैं ना वैरायटी वाली रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ एक आध टॉपिक नहीं होता, इसमें कंपनी से रिलेटेड 50 टॉपिक होते हैं। इनमें से एक टॉपिक CSR वाला भी होता है कि CSR को लेके पूरे साल में क्या हुआ, उसका पूरा हिसाब आपको बोर्ड रिपोर्ट में मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे वो 50 चीजें होती है वैसा है। तो ये यहाँ पे कंपलसरी है, कंप्लायंस है कि CSR कमेटी की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए, ताकि हर कोई उसको पढ़ सके। ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं वैसा। चलो, तो ये स्टोरी कंप्लीट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने लॉज में ऐसे रूल्स बना रखे हैं। नाम CSR के बदले कुछ और होगा, लेकिन ऐसे कंसेप्ट तो काफी जगह है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने इंडिया वालों ने ये आइडिया डेवलप किया, बाकी कंट्रीज भी डेवलप्ड है, वो भी सोचते हैं कि नहीं सोशल सर्विस तो होनी चाहिए। तो नॉट ओनली इंडिया बट मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव सिमिलर रूल्स, जिसको हम यहाँ पे CSR बोलते हैं। तो हो सकता है यूके में कुछ और बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोलते हो, बट है। एंड ये रूल्स हमारे कंट्री के लिए है, 2013 के एक्ट में, मतलब इंडियन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बट हर देश के कानून में ऐसे आपको सिमिलर रूल्स मिल जाएंगे। कंडीशन भी अलग हो सकती है, अपना नेटवर्क का क्राइटेरिया कुछ और है, टर्नओवर का और, उनके नंबर्स अलग हो सकते हैं। तो कंट्री टू कंट्री वो लोग डिसाइड करेंगे। अपन जो CSR करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो इंडिया में करने के लिए बोल रहे हैं। अब टाटा वालों को बोला आप CSR एक्टिविटी करो, टाटा वाले ना अफगानिस्तान में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, बोले देखो हमने वहाँ इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया, इतने लोगों की मदद की। अरे भाई इंडियंस की मदद करो ना यार, इंडिया में कम है क्या गरीब लोग जिनको जरूरत है, उनकी हेल्प करो ना। अफगानिस्तान कहाँ चले गए, समझ आए? तो वहाँ की कंपनी वहाँ की कंट्री में हेल्प करे ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एग्जीक्यूशन है वो इंडिया में होना चाहिए। इवन फॉरेन कंपनीज भी जो इंडिया में वर्क कर रही है, उन पे भी अगर ये CSR अप्लाई होता है तो उनको भी इंडिया में खर्च करना पड़ता है। अभी गूगल वाला US में खर्चा करके बोल रहा है मैंने CSR किया, भाई इंडिया में खर्च करना तो काउंट होगा वैसा। तो ये पॉइंट्स। अगला जो आंसर है उसमें बोला है कि भाई CSR एक्टिविटी जो है ना, वो कहाँ कहाँ पे हम खर्चा करें तो CSR माना जाता है। ये है आपका शेड्यूल 7, लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं शेड्यूल 7। लिस्ट है और कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल्स है। अब CSR एक्टिविटी लोग करते कैसे हैं, लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे रिलायंस वाले हैं, तो ये लोग ना क्या करते हैं, एक सेक्शन 8 कंपनी बना देते हैं। अपन ने बात की है सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या, चैरिटेबल कंपनी, सोशल वर्क करने वाली कंपनी, समाज सेवा वाली कंपनी। तो रिलायंस ने एक कंपनी बनाई है, उसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन। हमने ये भी डिस्कस किया कि सेक्शन 8 कंपनी जो समाज सेवा के लिए बनती है, उसके नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखते, ताकि ऐसा ना लगे कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो टर्म क्या यूज करते हैं, फाउंडेशन। अब रिलायंस फाउंडेशन बहुत बड़ी एंटिटी है। आप नंबर सोचो तो आपको पता चलेगा, रिलायंस का एक क्वार्टर का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट है 15,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। प्रॉफिट बता रहा हूँ, सेल्स तो अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे पूरा 4 क्वार्टर का पूरा साल आप गिनते हो ना, तो 50 to 70,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी।
अब 50,000 करोड़ का 2% कितना होता है वो आप गिन लो, ठीक है। 50,000 करोड़ का 2% कितना बड़ा नंबर हो गया वो आप काउंट कर लो, तो वो भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में चला गया। तो इतना पैसा अगर कोई कंपनी सीएसआर में कंट्रीब्यूट करने के लिए बाइंडेड हो, तो आप सोचो कितने लोगों की भलाई हो सकती है। 50,000 करोड़ का 2% कितना होगा, बोलो। 1,000 करोड़ होगा। 1,000 करोड़ में कितने गरीब लोगों की मदद हो सकती है, बड़ा नंबर है। और ऐसी एक कंपनी की बात हो रही है, ऐसे ऐसे बड़े और भी ग्रुप्स हैं, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, अदानी है, इतने बड़े बड़े ग्रुप है, इन सबका भी तो प्रॉफिट है। तो ये कलेक्टिवली इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि समाज के बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो रिलायंस वालों ने क्या किया, एक अलग कंपनी बना दी, सेक्शन 8 कंपनी, रिलायंस फाउंडेशन, और वो बहुत सारे सोशल वर्क करती रहती है। अब उसकी वेबसाइट देख लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन से काम ये लोग कर रहे हैं, उससे थोड़ा आइडिया आएगा, तो फिर आपको ये लिस्ट इजीली रिलेट भी होगी कि हाँ भाई ये पॉइंट्स नॉर्मली होते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, 2010 में इन्होंने इसको सेटअप किया। नीता अंबानी को चेयरपर्सन बनाया हुआ है इस फाउंडेशन का, तो वही सब कुछ मैनेज करते हैं कि वे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी, कौन सी नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो बताया हु वी आर, अबाउट रिलायंस फाउंडेशन, पूरी डिटेल दे रखी है, वे रिलायंस फाउंडेशन किस ऑब्जेक्टिव से बनी है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो है इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, अवार्ड्स मिले हुए हैं बहुत सारे, अलग अलग एंटिटीज ने इनको अवार्ड्स दिए हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर सोशल वर्क। वैसा है, अब एग्जैक्टली सोशल वर्क में क्या कर रहे हैं वही देख लो। ये सारे सेक्टर्स हैं, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, गांव के लोगों की मदद करना, वहाँ पे चीज़ों को बदलना, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, विमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे कोई कैलेमिटी हो जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड्स आ जाए, आर्ट्स कल्चर हेरिटेज, जो अपना इंडियन आर्ट और ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्ट और कल्चर ऐसे हैं जो खत्म हो रहे हैं कि भाई आगे की जनरेशन वो काम नहीं कर रही, जो विलेज में आर्टिस्टिक काम होता है सारा वो, तो उसको प्रिजर्व करना, अर्बन रिन्यूअल, बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे एजुकेशन वाला पार्ट है, स्कूलिंग एजुकेशन, इसके लिए रिलायंस क्या क्या कर रहा है। ये जियो इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं अभी मुंबई के पास, कुछ अराउंड नवी मुंबई में है, 52 एकर्स का कैंपस, और उसमें एक इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इस टाइप के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और वो सब होंगे, काइंड ऑफ अ कॉलेज हो गया। रिलायंस फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, अपने यहाँ सूरत में भी है, JH अंबानी जो स्कूल है वो रिलायंस फाउंडेशन की है। तो वो डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया कि हम कितनी स्कूल्स चला रहे हैं, तो अराउंड 14 स्कूल्स हैं, 14,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 800 टीचर्स का स्टाफ है। तो ये सब फाउंडेशन के चैरिटेबल पैसों से हो रहा है ये। वैसा धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, ये थोड़ा आउट ऑफ बजट है। JH अंबानी में तो क्या अपने जैसे लोग पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ये अपने से बॉलीवुड वालों के लिए स्कूल बनाई। इनका एनुअल फंक्शन होता है तो शाहरुख खान बैठा होता है, करीना कपूर बैठी होती है, शाहिद कपूर बैठा होता है, सैफ अली खान बैठा होता है, अमिताभ बच्चन होते हैं, तो आपको लगेगा आईफा अवार्ड चल रहा है, इनके सबके बच्चे यहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो स्कूल का चार्ज भी वैसा है, करोड़ ऑफ रुपीज पूरे साल की फीस है। तो वो अल्ट्रा रिच कैटेगरी वाले लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है इसको, वो सोशल सर्विस में खर्च होगा। तो ऐसा नहीं कि ये लोग प्रॉफिट नहीं, आप बोले सर 1-1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं पूरे साल की, तो प्रॉफिट तो कमा ही रहे होंगे, कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट वापस चैरिटेबल वर्क के लिए ही खर्च होता है। कहीं कंपनी के इन्वेस्टर्स को उसमें कोई डिविडेंड, कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। देखो फोटो में फर्क आ जाता है ना एकदम। अभी अपना नॉर्मल JH अंबानी लेवल की स्कूल है, तो नॉर्मल क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे एकदम से आपको ऐसे इंटरनेशनल लेवल का दिखेगा, तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। स्कॉलरशिप्स देते हैं रिलायंस फाउंडेशन, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती है। ये एक सेक्टर है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ये अभी IPL चल रहा है ना, IPL में आपने देखा होगा बहुत बार नीता अंबानी ना कुछ छोटे बच्चों को वो मुंबई इंडियंस का टी-शर्ट पहना के ना मैच वैच दिखाने लेके आते हैं। तो वो इस जो इसका टास्क है ना, इसका हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी कर रहे हैं, बिकॉज CSR में ये सब उनके इनिशिएटिव्स है जो उनको फुलफिल करने पड़ते हैं कि भाई एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों जरूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अब उनकी खुद की टीम है IPL की, तो उसमें मैच दिखाने ले आते हैं, उनको ग्राउंड पे खिला लिया, कुछ कर लिया, तो उससे वो CSR वाला पार्ट एक पूरा हो जाता है। दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल वाला कंसेप्ट जो इनका निकाला है वो। इतने छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीचर्स को अवार्ड्स दे रहे हैं, ये सब है। ये सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाला जो सेक्टर है उसमें भी काम कर रहे हैं, वो भी देख लो।
हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, मुंबई में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है रिलायंस फाउंडेशन की, बच्चों को जो आईसाइट का जिनको इशू है उनके लिए ये काम कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचने के लिए सेटअप कर रहे हैं, काफी चीजें हो रही। तो ये सब जो है ना, ये इनका CSR इनिशिएटिव है, और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपल्शन है। अब नहीं होता कंपल्शन तो इतना कहाँ टाइम निकालते। अब नीता अंबानी इतनी बिजी है, उनके पास टाइम है बच्चों को मैच दिखाने लेके आने, ऑब्वियसली और एक्टिविटीज में बिजी होंगे, बट क्योंकि कंपल्शन है। अब इसमें ना कंपनी का भी फायदा है। जब टीवी पे आप देखते हो कि यार मतलब मुकेश अंबानी और फैमिली छोटे बच्चों को मैच दिखाने लेके आ रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी की पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी का इलाज करवा रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या बड़े अच्छे लोग हैं। इतना करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी इनके पास टाइम है कि बच्चों का सोचते हैं। सबको थोड़ी पता है सेक्शन 135 क्या होता है, वो तो अपन ने पढ़ा है ना। 99% लोगों को तो मालूम ही नहीं है। उनको क्या लगता है, बोले कितने अच्छे लोग हैं, देखो धर्म कर्म का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं पूजा पाठ भी करते हैं। और अंबानी फैमिली तो आपको मंदिरों में दिखती रहती है, वो कल्चर प्रमोट करते हैं, पता है, वो एक तरीके से ना वो ब्रांडिंग होती है। बिकॉज भाई हम लोग अंबानी का फोटो आता है तो अपने सोचते हैं इनको क्या जरूरत है, ये भगवान को मांगने जाते हैं कि देने जाते हैं, समझ में जोक बनते हैं, बोले भगवान को जरूरत हो तो बता देना, है ना। ऐसे बहुत बार मीम आते हैं, और वो तो मजाक में होता है ऐसा कि भगवान के आगे मुकेश अंबानी हाथ जोड़ के खड़े, तो मीम बनता है कि बोले कुछ जरूरत हो तो बता देना पैसों वैसों की, वैसा ऐसा जोक बनता है। अब वो इतने रिच होने के बाद भी वो कल्चर जो है वो अपना प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में कि नहीं भाई, जो हमारा फाउंडेशन है वो वही है कि हम भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम भी नॉर्मल इंसान है, पैसा वैसा अलग चीज है। अब ये सब जब ये लोग करते हैं ना, तो इनकी गुडविल बनती है, पब्लिक के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनती है कि अच्छे लोग हैं, तो आप ना ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो। फिर रिलायंस की सर्विसेज अवेल करते टाइम आपको लगता है कि नहीं अच्छी जगह पैसा जा रहा है, हम अगर थोड़ा प्रीमियम पे कर भी रहे ना, तो जिस फैमिली के पास पैसा जा रहा है ना, वो ये सब सोशल वर्क बहुत करती है। टाटा का भी तो ब्रांड नेम वैसे ही है, टाटा फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, टाटा सन्स है, वो इसलिए बनाया इन्होंने। टाटा सन्स जो है ना, वो टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। टाटा की जितनी कंपनीज है उसमें टाटा सन्स का इन्वेस्टमेंट है 2/3 67%। और टाटा सन्स प्योरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो टाटा की हर कंपनी को जितना प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट का टोटल हिस्सा कहाँ जाता है, टाटा सन्स को। और टाटा सन्स करती क्या है, प्योर चैरिटी। तो आप ये बोल सकते हो कि टाटा का प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा इनडायरेक्टली चैरिटी में जाता है। तो उससे जो उनकी ब्रांड इमेज बनी है, जो गुडविल बनी है, वो आप सबके सामने है वैसे, ठीक है। फिलेंथ्रोफी एक्टिविटी जो बोलते हैं, दान पुण्य करना जो रेगुलर करते हैं, उसमें जमशेद जी टाटा जो टाटा के फाउंडर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन अगर किसी इंडिविजुअल इंसान के नाम से किया गया है, वो उनके नाम से किया गया, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डोनर मोर देन $102 बिलियन उनके नाम से डोनेट हुए हैं अभी तक। $102 बिलियन किसको बोलते हैं, $100 बिलियन कोई छोटा अमाउंट थोड़ी ना। एक इंडिविजुअल के नाम से डोनेट हुआ है तो कितनी चैरिटी हुई है। कंपनी के नाम से जो होता है वो अलग है, इंडिविजुअल के नाम से जो हो रहा है वो अलग है, वैसा है। तो ये सब गुडविल जो है यहाँ से बनती है। तो CSR एक्टिविटी का ना कंपनी की ब्रांडिंग को फायदा होता ही होता है, भले वो उसको शो ऑफ ना करे, लेकिन वो दिखने ही वाला है, ये वैसी चीज है। तो प्लस पॉइंट है। तो अगर ये करना भी पड़ रहा है तो 2% खर्चा करके अगर मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, CSR सस्ता पड़ता है। आप कंपनी की प्रमोशन करते हैं ना, पेड एडवर्टाइजमेंट, टीवी, न्यूज़पेपर, उसमें जो खर्चा होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और ये सब करके समाज सेवा करके अगर आपको नाम मिल रहा है तो किसी का भला हो रहा है, किसी को हेल्प मिल रही है और आपकी गुडविल बन रही है। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए, किसी का नुकसान नहीं है वैसे। तो कंपनी वाले भी इसको खुल के प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो बता देता हूँ स्पेसिफिक। सबसे पहले बोला है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन। कहीं ना कहीं वर्ड्स आपने सुने होंगे भाई, लोगों के पास इंडिया में ना खाने पीने के पैसे नहीं। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जितना आपके शरीर को एक दिन में खाने की जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है, वैसा है। तो उस चीज के ऊपर काम होता है। हेल्थ केयर पे काम होता है, सैनिटेशन, साफ सफाई, वॉशरूम फैसिलिटी, साफ पीने का पानी, ये सब चीजें भी कहीं कहीं नहीं है। पहले वो गाँव में अभियान चला था ना कि भाई वॉशरूम्स बनाओ गाँव में, लोग खेतों में जा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, वैसा हो रहा है, तो भाई हर घर में एक वॉशरूम तो होना चाहिए। घर में नहीं हो तो गांव में एक कॉमन वॉशरूम होना चाहिए जिसको लोग यूज कर सके, तो वो चला। तो ये सब चीजें CSR एक्टिविटी में आ रही। स्वच्छ भारत अभियान देखा आपने, मोदी जी को झाड़ू लगा रहे होते हैं बीच के ऊपर, पूरा बीच ऑलरेडी साफ होता है, 2-3 थैली वैली प्लास्टिक की बोतल डाल देते हैं, फिर मोदी जी आके उसको उठाते हैं, बोले देखो मैं सफाई कर रहा हूँ, आप भी करो। अब फिर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बोले क्या इतना तो साफ है, इन 2-3 बोतल तो ऐसे ही डाली हुई है। ये तो इम्प्लाइड है, प्रधानमंत्री सच में थोड़ी कचरा उठाएगा, वो तो सिर्फ आपको एक बोलते हैं ना सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री होकर टीवी पे आके अगर कचरा उठा सकता हूँ सड़क पे, तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, आप भी कर सकते हो। इम्प्लाइड सी बात है। मंदिर के बाहर कुछ होगा तो भाई झाड़ू लगा के दिखा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहा है, वही बड़ी बात है। अब आप उसे सच में एक्सपेक्ट मत करोगे ऐसे वो गटर वटर में उतर के थैली वैली पहन के हाथ से सफाई करेगा, वो एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए, वो ज्यादा हो गया वैसा है। वो सिर्फ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि यार शर्म वाली बात नहीं है,
रास्ते पे कचरा पड़ा, अपना ही देश है, अगर उठा के डस्टबिन में डाल दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। तो पहली चीज तो फेंकना नहीं है, और अगर किसी ने फेंका और आपने उठा लिया तो इट शुड बी ओके, उसमें शर्म वाली बात नहीं है, वो मैसेज दे रहे हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया, स्वच्छ भारत कोष एक फंड सेटअप किया, स्वच्छ भारत फंड में आप डोनेशन दे सकते हो, इससे साफ सफाई का काम होगा, वो अपने गंगा किनारे पे सारे घाट और वो सब की सफाई हुई तो इन पैसों से हो रही है वैसा। तो ये सब इनिशिएटिव जो है वो CSR इनिशिएटिव है। सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, बहुत बेसिक सी बात है, साफ पीने का पानी। अपने को लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, अपने के गुजरात वाले जोन में पानी का इशू नहीं है, तो अपने को लगता है कि यार पानी तो आता ही है, अब जब भी नल खोले घर में पानी आ रहा होगा। लेकिन हर स्टेट में हर लोकेशन पे ऐसा नहीं है। कितनी जगह है दिन में 2 घंटे पानी आता है, लोग बाल्टियां भर के रखते हैं, टंकी भर लेते हैं जितना आ गया उतना। कितनी जगह तो टैंकर आते हैं गाँव गाँव में, सेमी अर्बन में, और है ना लोग लिटरली भागते हैं बाल्टियां लेके, पाइप लेके भागते हैं, लोग चढ़ जाते हैं टैंकर के ऊपर। आप वो वीडियो देखोगे आपको लगेगा इतना पानी के लिए इतना झगड़ा, 2 बाल्टी पानी के लिए मारपीट हो जाती है। एक टैंकर आता है 2-4 दिन में एक बार, लोग पाइप लगा के बाल्टियां लेके भागते हैं, एक बंदा ऊपर चढ़ेगा, अपना पाइप डालेगा, पानी खींचेगा, दूसरा नीचे भरेगा और झगड़ा हो रहा होता है। लिमिटेड पानी है, पूरे गाँव को चाहिए, इतनी प्रॉब्लम है। अगर आपको देखो तो लगे यार एक मतलब बूंद पानी वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, इतना प्रॉब्लम है और वो रियलिटी है। तो साफ पीने का पानी लोगों को अवेलेबल नहीं है, पानी गंदा आता है, मिट्टी वाला है, छान के जैसे भी करके गर्म करके पी रहे हैं, उससे सारी पेट की बीमारियां हो रही है, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, बट ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो कहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वो भी CSR एक्टिविटी में काउंट होता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन को प्रमोट करना। सेकंड पॉइंट में पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो CSR एक्टिविटी में वो काउंट होगा। बहुत सारी चीजें इसमें लिख दी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल। स्पेशल एजुकेशन मतलब वो बच्चे जो कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, तो उनके लिए जो पढ़ाई का तरीका अलग है, स्पेशल एजुकेशन में काउंट हो गया। वोकेशनल स्किल्स में ऐसा है कि लोगों को प्रैक्टिकल काम सिखा देना, दैट इज वोकेशनल स्किल। जैसे बहुत सारे लोग की ना स्कूल वाली पढ़ाई हुई नहीं होती है, स्कूल की पढ़ाई गाँव में थे, छूट गई, दूसरी तीसरी पांचवी तक की पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया, अब बड़े हो गए, इस एज में आ गए, अब कमाना है लेकिन कुछ आता नहीं है। अब इस एज में आपको कोई 3rd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि आप और 15 साल पढ़ाई करते रहोगे। तो कुछ प्रैक्टिकल काम सिखा दिया, AC रिपेयरिंग सिखा दिया, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, हार्डवेयर रिपेयरिंग सिखा दिया, कारपेंट्री इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, उसको बोलते हैं वोकेशनल स्किल्स। तो क्या है ना, उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं आपको कि आपने ये काम सीखा हुआ है, जॉब मिलना ईजी हो जाएगा, कुछ कमा पाओगे अपना वैसा, तो उसको वोकेशनल स्किल बोलते हैं। इसके कोर्सेज चलते हैं शॉर्ट टर्म वाले, वैसा होता है। थर्ड पॉइंट में ना प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। एम्पावरिंग वुमन, ये तो देखो टारगेट ओवर अचीव हो गया। वुमन एम्पावरमेंट की बात काफी साल से हो रही थी कि भाई यार लेडीज को भी समाज में बराबर का जो बोलते हैं ना एक दर्जा मिलना चाहिए। अब तो थोड़ा आगे निकल गए, अब ऐसा है कि वो जो मर्द समाज है वो डरा हुआ है बेचारा, ठीक है। अभी देखा था वो मर्डर केस हो गया, वो सीमेंट वाले बैरल में भर दिया आदमी को, बेचारे को 2-4 टुकड़े कर दिए उसके। तो अब तो उल्टा हो गया, मतलब ओवर एम्पावरमेंट हो गया। अब बेचारे आदमी डरे डरे घूम रहे हैं और लड़कियां डरा रही है, वैसा हो गया। पहले उल्टा लड़कियां डरी डरी घूम रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया। कोई भी लड़की किसी को थप्पड़ मार के चली जाए बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, अब तो मर्डर तक बात पहुंच गई तो और डर लगता है वैसे। तो ये थोड़ा ज्यादा अचीव कर लिया, इसको वापस थोड़ा रिवर्स लाने की जरूरत है, वैसा हो गया कि भाई इतना एम्पावरमेंट भी जरूरी नहीं था कि दूसरा जेंडर डरा डरा घूमे। या फिर काउंटर बैलेंस हो रहा है तो बात अलग है कि इतने साल लेडीज डरी हुई थे, आदमी लोग डरे हुए हैं, तो कुछ साल चलने दो, डिपेंड करता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट और भी चीजें बोलिए इसमें, वुमेन एम्पावरमेंट, सेटिंग अप होम एंड हॉस्टल फॉर विमेन एंड ऑर्फन्स, ऑर्फनेजेस सेटअप करना, विमेन के लिए हॉस्टल सेटअप करने की भी रिक्वायरमेंट है। अब ये भी एक सोसाइटी का एस्पेक्ट है, कितनी सोसाइटीज में ऐसे रूल बना रखे हैं सिंगल विमेन को घर नहीं देंगे रेंट पे। बोला यार वर्किंग वुमन है, सिंगल वुमन है, तो घर क्यों नहीं दोगे, उल्टा देना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए उसका ध्यान रखना चाहिए, तो उल्टा करते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब अगर कोई वर्किंग वुमन है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, अनमैरिड है, ऐसा कुछ भी है, दूसरे सिटी में जाके कमाना है, तो रहने को घर नहीं मिलता, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो बोला उनके लिए हॉस्टल या ऐसा कोई वुमन हॉस्टल सेटअप कर दो कि भाई अकेली लेडी को क्या चाहिए होगा, एक रूम चाहिए होगा, तो हॉस्टल में अगर उसको रहने को मिल रहा है तो उसके लिए कन्वीनियंट है, कम रेंट में उसको जगह मिल जाएगी, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं, काफी जगह ये सब चीजें की जाती है। ओल्ड एज होम सेटअप करना एजेड पीपल के लिए, छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर होते हैं। डे केयर सेंटर मतलब जैसे जो वर्किंग पेरेंट्स है, अब माँ बाप दोनों काम करते हैं, छोटा बच्चा है तो उसको पूरा दिन संभालेगा कौन, और छोटे बच्चों को तो ना 24 घंटे संभालना पड़ता है। आप 5 मिनट के लिए उनको खुला छोड़ दो ना, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ता है। तो डे केयर सेंटर में क्या है ना, बच्चों को केयर टेकिंग की जाती है, सुबह शाम तक वो लोग संभालते हैं, जब तक उनके माँ बाप जॉब करके वापस आ जाए, फिर शाम को अपने बच्चे को घर वापस ले जाओ। तो स्कूल में डे बोर्डिंग होता है, वैसा हो गया। तो छोटे बच्चों के लिए ना प्ले ग्रुप जैसे डे केयर सेंटर होते हैं, तो केयर टेकर ही उनको संभाल रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। फिर शाम को उनके पेरेंट्स आएंगे, उनको पिकअप कर लेंगे, फिर आप घर लेके जाओ, अगले दिन सुबह वापस छोड़ जाओ, जैसे स्कूल होती है वैसा हो गया। तो उसको डे केयर सेंटर बोलते हैं।
तो वो सेटअप कर सकते हो आप। सीनियर सिटीजन्स के लिए फैसिलिटी सेटअप कर सकते हो। इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भेदभाव होता है समाज में वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स पे बात की है। अगला पॉइंट है उसमें एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काफी नेसेसरी है। बोले ट्री प्लांट, आईपीएल में देखा आपने, डॉट बॉल होगी तो पेड़ लगाएंगे। फिर वो सीएसके की मैच के बाद आता है, बोले सीएसके की वजह से बहुत सारे पेड़ लगने वाले हैं, डॉट बॉल ज्यादा खेल लिए इन लोगों ने। अब ये सब इनिशिएटिव्स क्या है, ये एक टाइप के सीएसआर इनिशिएटिव्स है और कुछ नहीं है। वैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसमें एनिमल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, पानी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सब आ जाता है। क्लीन गंगा मिशन भी मोदी जी ने लॉन्च किया था, गंगा रिवर को साफ करेंगे। तो बड़ी खराब हालत थी और केमिकल वेस्ट और फैक्ट्रीज का पानी सब नदी में जाता था, तो उसको बंद करवाया। फिर अभी महाकुंभ गया, महाकुंभ में लोग डुबकी लगा के वापस पानी गंदा करके आ गए। तो पहले तो महाकुंभ का इतना क्रेज था, इस बार तो कम से कम 60 करोड़ पीपल विजिट किया महाकुंभ। तो पूरी दुनिया का इतना बड़ा इवेंट है, इससे बड़ा इवेंट तो नहीं हुआ होगा आज तक हिस्ट्री में, शायद पता नहीं अब अगली बार जब होगा तब होगा, क्योंकि 150 साल में एक बार आता है। तो 12-12 साल का साइकिल 12 टाइम्स कंप्लीट होता है। तो 144 ईयर्स में आने वाला इवेंट था। अब अपने रहते तो ये वापस कभी नहीं आएगा वैसे। तो उसका जो हाइप था, कितने लोग जाके भी आए, काफी कुछ हुआ वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो पानी साफ था, कुछ दिन के बाद न्यूज आने लगी कि पानी इतना कंटेमिनेट हो गया है कि अब इसमें डुबकी लगाना रिस्की है, लोग बीमार हो जाएंगे वैसे। अब फिर भी लोग जा रहे हैं, वे पाप धोने पड़ेंगे ना, बाकी रोग हो जाएंगे चलेगा, लेकिन पाप तो धोने ही है वैसे। तो उस चक्कर में लोग जा रहे थे। तो ये क्लीन गंगा मिशन उसका एक पार्ट था। फिर था नेशनल हेरिटेज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। अपना इंडियन जो हिस्ट्री है, कल्चर, आर्ट्स, ये सब चीजें बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो कितना कल्चरल हेरिटेज बहुत है। गांव गांव में कोई कुछ आर्ट कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जैसे पेंटिंग का आर्ट हो गया, पॉटरी हो गई। फिर ये अपने नवरात्रि के टाइम पे डांडिया बनाते हैं, वो एक आर्टिस्टिक काम हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्ट वर्क में आता है। तो इनको प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, वो भी सरकार का काम है। या सीएसआर में अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप भी ये काम कर सकते हो। लाइब्रेरी सेटअप करना बच्चों के पढ़ने के लिए, वो अच्छा काम है, वो कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेस को प्रमोट करना, ये सब हो सकता है। और बड़ी कंपनी वाले ये सब चीजें करते भी रहते हैं, वैसा होता है। मुझे ध्यान है मुकेश अंबानी की डॉटर की मैरिज थी 2017 में, ईशा अंबानी की। तो उदयपुर में शादी थी। तो एक्चुअली वो वीक के जस्ट पहले हम लोग उदयपुर घूमने गए थे, ये नवंबर एंडिंग का टाइम था। तो बस हम लोग जिस दिन वहां से निकले उस दिन ही उनके फंक्शन सारे स्टार्ट हो रहे थे, और पूरा उदयपुर ही खरीद रखा था, ऐसा लग रहा था। उदयपुर का कोई 5 स्टार होटल बाकी नहीं छोड़ा था जो मुकेश अंबानी ने नहीं हायर किया हो वैसा। तो हम लोग रेडिसन में रुके थे, तो रेडिसन में भी उन्होंने रूम्स बुक किए थे। तो हम जिस दिन पहुंचे नवंबर लास्ट वीक में, तो वहां पे ना सब पूरा रिनोवेशन ही चल रहा था। पूरा रिजॉर्ट एक एक कोना ढूंढ ढूंढ के रिनोवेट कर रहे थे। मतलब इतना भी क्या रिनोवेशन, कहीं दीवार पे थोड़ा सा पेंट खराब है, वो टचअप हो रहा है, कहीं टाइल में कुछ है तो टाइल्स चेंज हो रही है। इतना मतलब हैवी तामझाम चल रहा था, हमको लगा होगा। फिर कोई इवेंट मैनेजर घूम रही थी, तो सब इवेंट हमको लगा किसी का मैरिज फंक्शन होगा, तैयारी हो रही होगी। तो अगले दिन शाम को फिर ये मुकेश अंबानी के बच्चे जो है तीनों, वो लोग अपनी फैमिली के साथ एंटर हुए। तो हम लोग रिसेप्शन पे थे ना, तो ऐसे कोई आ रहा हो, ऐसे सब स्टाफ वेलकम में खड़ा है, तो हमको आइडिया नहीं था वो लोग आ रहे हैं। तो आए तो एंटर किए, फिर मालूम पड़ा उन्हें इतना तामझाम क्यों चल रहा है। हाँ, कि भाई शादी के लिए यहाँ पे बुक किया हुआ है। तो जितने भी उदयपुर के 5 स्टार रिजॉर्ट थे, उसके बाद नेक्स्ट वीक सारे बुक। हम लोग रेडिसन में रुके थे, तो 30 तारीख तक हमारा बुकिंग था, 1 तारीख से इनके सारे फंक्शंस थे। तो 1 तारीख से लेके 12 या 15 तारीख तक एक भी रूम अवेलेबल नहीं, पूरा बुक, सारा पूरा रिजॉर्ट बुक कर लिया। अब उनके इतने इंटरनेशनल गेस्ट आए थे तब के टाइम की, अगर आपने न्यूज देखी हो तो पूरे वर्ल्ड से गेस्ट बुलाए थे, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वाले ने सबको बुलाया था। अब इतने बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं, तो उनका स्टे भी तो फिर वैसी जगह पे होगा। तो सारे 5 स्टार होटल पूरे पूरे बुक कर लिए, चार्टर प्लेन्स बुक कर लिए, सबके प्लेन आ रहे हैं। मुंबई से पता नहीं कितनी 800 या 1000 फ्लाइट उड़ा दी थी चार्टर प्लेन की। पूरा मुंबई एयरपोर्ट बेचारा इतना बिजी कर दिया कि इनके प्लेन्स की वजह से उदयपुर एयरपोर्ट पे भी जगह नहीं थी। हर थोड़ी देर में फ्लाइटें आ रही है, सबको पिक एंड ड्रॉप चल रहा है, पूरा उदयपुर बिजी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैरिज फंक्शन। अब ये तो इन्होंने किया ही, अब साथ साथ में आपको पता है राजस्थान में आर्ट वर्क कितना है। फॉरेनर जाते हैं और राजस्थान जाके पागल हो जाते हैं, वो चूड़ियां बना के देते हैं लाइव, बैक पे कुछ पेंट किया है, वाज पे पेंट किया है, वो इतना आर्टिस्टिक काम होता है, वो फैसिनेट हो जाते हैं और अपने वाले पूरा लूट लेते हैं उनको। हाँ, छोटी सी चीज का इतना पैसा ले लेते हैं, उनको क्या डॉलर में होता है फर्क नहीं पड़ता, अपने वाले कमा लेते हैं। अच्छा, इंडियन पब्लिक जाती है वहां तो पंगा होता है। उदयपुर जाओ, जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, कहीं पे भी, तो अपने भी आर्ट वर्क वाली चीज खरीदते हैं ना, वो दुकान वालों को आदत होती है, छोटा सा कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए, मतलब भाई मैं तो इंडिया का हूँ, तो डॉलर में भाव मत बोल, रुपए में बोल, जितना बनता है उतना बोल, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, अच्छा खासा वो लोग चार्ज करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, शादी के इवेंट में जितने भी गेस्ट आए थे ना, उन सबके लिए ना एक ये आर्ट वर्क, कल्चर वर्क वाला एक इवेंट रख दिया, और जितने भी राजस्थान के जो ये कल्चरल आर्टिजन्स है, जो कलाकार है, उन सबको बुला लिया, और इन सब गेस्ट को बोला कि आपको रिटर्न गिफ्ट तो देना ही, हम इतने बड़े लोगों को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं,
अब इन गोरे लोगों को क्या है ना, ये सब आर्टिस्टिक चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, तो इन सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, उनका इवेंट रखा और सारे गेस्ट को बोला कि आपके लिए हमने एग्जीबिशन रखा है, आप ये आर्ट वर्क देखो, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, और आपको जो पसंद आए आप एज ए रिटर्न गिफ्ट इसको लेके जाओ। और जितना भी उन्होंने लेके गए या जो भी उन्होंने लिया, उस सबका पेमेंट जो है वो रिलायंस ने किया, CSR एक्टिविटी। अब सोचो बेटी की शादी में भी इनको CSR का ध्यान रखना पड़ रहा है, अब घर की शादी हो तो कितने इवेंट होते हैं, कितनी चीजें होती है, तो वो सब करते करते ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि CSR वाला भी काम साथ साथ में निपटा देते हैं, कल्चरल हेरिटेज वाला पॉइंट पकड़ लिया वैसा। तो देखो माइंड कितना चलाना पड़ रहा है, इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं, अब बेटी की शादी में ये सब में कौन दिमाग लगाता है, बोले बाद में सोचेंगे अभी ये करना है, बोले नहीं साथ साथ में ये काम भी खत्म करो, ऐसा भी होता है। तो कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, आर्ट को प्रमोट करना, ये सब था, ठीक है। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, अपने आर्मी मैन और इन सब के लिए, उनकी फैमिलीज, उनके डिपेंडेंट्स के लिए कुछ करना, दैट इज ऑल्सो CSR एक्टिविटी। उसके बाद स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, रूरल स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स, इन सबको प्रमोट करना। गांव में आपने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्टेडियम बनवा दिया, कोई स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस सेंटर बनवा दिया, तो वो सब भी CSR में आ सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स को प्रमोट करना भी जरूरी है। इतनी बार वीडियोज नहीं आते, गाँव के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं स्पोर्ट्स में, अब कोई रनिंग में अच्छा है उसके पास जूते नहीं है, कोई हॉकी अच्छा खेलता है उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, तो वो सब CSR में आ जाता है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ये है PM केयर फंड या नेशनल रिलीफ फंड, इसमें आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे विजिट करने, फिर वो बोलते हैं इस टेरिटरी का इतना नुकसान हो गया, तो मैं सरकारी फंड में से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग दे रहा हूँ ताकि इसको अपने वापस डेवलप कर सके। तो फंडिंग कहाँ से आती है, वो ये फंड में से आती है, नेशनल रिलीफ फंड वैसे बोला जाता है, और इसके बेसिस पे फिर वो पैसा जो है वहाँ पे काम आता है। तो आप एज अ कंपनी यहाँ पे पैसा डोनेट कर सकते हो अपना CSR फंड में से, और वो कहीं ना कहीं लोगों के काम आएगा। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो भी एक पॉइंट है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज को डोनेट कर सकते हो, IIT और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको डोनेशन दो। बच्चे रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसमें पैसा काम आता है, तो ये सब डोनेशंस कवर होंगे। और कौन कौन सी अथॉरिटी, उनके नाम लिखे हुए हैं। आपने इसरो, DRDO के बारे में सुना है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिसाइल्स बनाते हैं, अपने मंगल मिशन, चंद्रयान, ये सब कौन करता है, इसरो वाले करते हैं, उनको भी डोनेशन दे सकते हैं, वो CSR एक्टिविटी में आएगा वैसे। ये लिस्ट है। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गाँव के डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा करो। स्लम एरिया रीडेवलपमेंट, वो कच्चे मकान नहीं बने होते, झोपड़ियां बनी होती है, ठीक है, तो उनको डेवलप करके पक्के मकान बना के देना, उसको बोलेंगे स्लम एरिया रीडेवलपमेंट, उसमें खर्चा कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, वही कहीं पे बाढ़ आ गई हो, कहीं पे फ्लड्स आ गए हो, भूकंप आ गया हो, उसको रीडेवलप करना, ये सब एक्टिविटी आपकी CSR एक्टिविटी में कवर होती है। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर समझ आया? तो लिस्ट थी। कोई भी खर्चा कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए करती है वो CSR नहीं है, एम्प्लॉय के फैमिली वालों के लिए करती है वो CSR नहीं है, समाज के लिए खर्चा करना। एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉय पॉलिसी हो गई ना। अच्छा, कंपनी अपनी खुद की स्पॉन्सरशिप कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो CSR नहीं है। बाकी लोगों के लिए आप करो, देखो आप समाज सेवा करोगे तो आपकी मार्केटिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन आप मार्केटिंग को समाज सेवा का नाम दोगे वो नहीं चलेगा। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। वैसा अब कोई मैराथन हो रही है और कोई कंपनी ने स्पॉन्सरशिप कर दी मैराथन की, तो वो तो आप कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हो, तो वो CSR एक्टिविटी में नहीं आता। ऐसे सब पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर अप होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी पूरी CSR एक्टिविटी के बारे में। लास्ट पार्ट जो इसका दे रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट उसका 2%, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, वो अपन ने देखा। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए इसमें। ये टॉपिक आपका सेकंड लेवल पे एग्जीक्यूटिव में भी आएगा, तो कुछ पॉइंट्स वहां पे कवर होंगे, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं बोला। CSR में जो 2% खर्चा करना होता है, आपने बजट सब बना रखा है लेकिन पैसा पे नहीं हुआ अभी तक कहीं पे, तो आप उसको ना सेपरेट अकाउंट में रख सकते हो कि भाई पेमेंट बाद में कर देंगे, वो भी इशू नहीं है। सब कुछ एडवांस में पेमेंट कर देते तो भी काम नहीं होता, तो बोला आप पैसे बाद में पे करो, तब तक बैंक अकाउंट में पैसे रहने दो, धीरे धीरे उसमें से पेमेंट करते रहो, बट 2% खर्चा हो जाना चाहिए पूरे साल का, वो ध्यान रखना है बस। यहाँ पे CSR कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद मेंबर्स मीटिंग, वो सब नया टॉपिक है, वो इससे कनेक्टेड नहीं। तो आज के टॉपिक में आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ आया हो तो बताओ। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? तो इतना पार्ट आप रीडिंग करके एक बार रख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, रिमेनिंग फिर
हाँ हाँ, हो सकते हैं ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो 3 डायरेक्टर है उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी आपके बोर्ड में है उनमें से आपको जिसको अपॉइंट करना है उसको कर सकते हैं, चलेगा वैसे। ठीक है, बस तो इतना रखते हैं, अब इसको रीड कर लेना, कुछ क्वेरी हो तो कल लेके आओ, फिर बाकी का आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।